हेलो स्टूडेंट्स। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है जिसके बारे में हमें बात करनी है वो है गैसियस स्टेट। वैसे तो जो भी हमारे आसपास चीजें हैं जिन्हें हम मैटर कहते हैं वो मेनली तीन स्टेट में एग्जिस्ट करती हैं। मेनली अगर मैं तीन स्टेट की बात करूं तो एक स्टेट है सॉलिड, एक स्टेट है लिक्विड और तीसरी स्टेट है गैस। राइट, मेनली मैटर इन तीन स्टेट में एग्जिस्ट करता है। हम आसपास देखते हैं तो चीजें या तो सॉलिड दिखती हैं या लिक्विड दिखती हैं या चीजें गैसियस स्टेट में होती हैं। ओके, इसके अलावा भी स्टेट है लाइक प्लाज्मिक स्टेट, बोस-आइंस्टाइन स्टेट। ओके, बट हम जो मोटा मोटी बात करें तो हमारे आसपास मेनली चीजें तीन स्टेट में एग्जिस्ट करती है। ओके, अगर मैं सॉलिड की बात करूं तो इसे आप ट्वेल्थ क्लास में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। लिक्विड के बारे में कुछ 11th में है, कुछ 12th में है। जैसे मोलैरिटी जो आपने पढ़ी है वो दोबारा भी आएंगी 12th में। ओके, तो वहां पे हम लिक्विड के बारे में बात करते हैं। एक आपकी फिजिक्स में है फ्लूइड डायनेमिक्स या फ्लूइड मैकेनिक्स, तो वहां पे भी हम लिक्विड डिस्कस करते हैं फिजिक्स में 11th में। गैसियस स्टेट मेनली हम 11th में ही डिस्कस करते हैं। ओके, तो हम बात करेंगे इस लेक्चर में कि गैसियस स्टेट होती क्या है, गैसियस स्टेट बेसिकली कैसे अलग होती है लिक्विड और सॉलिड स्टेट से। राइट, और कुछ हम लॉज की बात करेंगे जो गैस पे अप्लाई होते हैं और गैस को किन किन तरीकों से हम मेजर करते हैं। मतलब गैस का प्रेशर होता है, वो प्रेशर मेजर कैसे करते हैं, उसके लिए यूनिट्स क्या होती हैं, गैस का वॉल्यूम कितना होता है, ये सारी चीजें हम यहाँ डिस्कस करेंगे। और ये जो हमारा लेक्चर है ये बहुत बेसिक सा है, इंट्रोडक्टरी है। सिर्फ हम इंट्रोडक्शन देंगे ताकि आगे चलकर जब आप गैस से मिलें, गैस की अलग अलग प्रॉपर्टीज देखें, अलग अलग न्यूमेरिकल्स देखें, तो आपको ऐसा लगे कि यस, गैस को मैं अच्छे से जानता हूं या जानती हूं। राइट, ऐसी हम आशा करते हैं। तो ये मेनली लेक्चर हमारा गैस को इंट्रोड्यूस करने के लिए है। ओके, देखो बच्चों, क्या होता है गैस, लिक्विड और सॉलिड में। जैसे मेरे पास ये कोई सब्सटेंस है, राइट, ये कोई सब्सटेंस है और ये उस सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स हैं। अगर ये मॉलिक्यूल्स किसी अट्रैक्शन से एक दूसरे से टाइटली जुड़े हैं तो ये सॉलिड बन जाता है। अगर अट्रैक्शन वीक हो, राइट, अट्रैक्शन वीक हो राइट, तो ये लिक्विड बन जाते हैं। बट अगर अट्रैक्शन बहुत वीक हो, ना के बराबर हो इन मॉलिक्यूल्स के बीच की अट्रैक्शन, तो ये यहां वहां भागने लगते हैं। ओके, और इस स्टेट को हम गैसियस स्टेट कहते हैं। मेरी बात को और अच्छे से समझने के लिए आप एक बात समझें जो हम आगे डिस्कस करेंगे थर्मोडायनेमिक्स में। जो नेक्स्ट यूनिट है, नेक्स्ट हो सकती है, तो जो आगे आएगी थर्मोडायनेमिक्स, वहां पे हम डिस्कस करेंगे हर चीज स्टेबिलिटी पाने के लिए दो चीजें करना चाहती है। एक तो वो चाहती है कि उनकी एनर्जी कम रहे, दूसरा वो चाहती है वो रैंडमाइज रहे। रैंडमाइज का मतलब है चीजें एक साथ डिसिप्लिन में नहीं रहना चाहती। जैसे अगर आप ये एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, ओके, जुड़े हुए हैं किसी अट्रैक्शन से, अगर आप इसकी अट्रैक्शन खत्म कर दो तो ये यहां नहीं रहेंगे, क्योंकि अट्रैक्शन जैसे ही खत्म होगी ये चाहेंगे ये फैल जाए। ओके, वहां पे हम इस रैंडमाइजेशन के लिए एक वर्ड यूज करेंगे, एंट्रोपी। खैर उसको छोड़ते हैं, फिलहाल हम अपने वर्ड रैंडम पे ही चिपके रहते हैं। ये पार्टिकल रैंडमाइज होना चाहते हैं, रैंडम होना चाहते हैं। जैसे आप सपोज एक थैली में 2 किलो चीनी ले आए, थैली फट गई, तो उसके जो चीनी के दाने हैं वो जैसे पहले थे वैसे नहीं रहेंगे, वो बिखरना चाहेंगे, वो फैलना चाहेंगे। ओके, हर सब्सटेंस ऐसा ही चाहता है। राइट, गैस के मॉलिक्यूल भी यही चाहते हैं। क्या चाहते हैं? फैलना चाहते हैं। क्या होना चाहते हैं? रैंडमाइज होना चाहते हैं। अपने आप को ज्यादा से ज्यादा रैंडमनेस चाहते हैं। वो चाहते हैं कि ज्यादा स्पेस मिले और हम यहां अपनी मर्जी के साथ घूमते रहे। ओके, बट ऐसा नहीं होता सॉलिड में और लिक्विड में। क्यों? क्योंकि लिक्विड की जो अट्रैक्शन, सॉलिड या लिक्विड की बात करें तो इनके अंदर जो
पार्टिकल्स की अट्रैक्शन है, पार्टिकल से मेरा मतलब जिनसे सॉलिड मिलकर बना हुआ है, जैसे आपके घर का नमक Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, NaCl से मिलकर बना है, तो Na और Cl पार्टिकल हो गए, राइट। ओके, तो इसके अंदर जो पार्टिकल्स के बीच की अट्रैक्शन है सॉलिड के अंदर, राइट, वो अट्रैक्शन ज्यादा रहती है किससे, जो पार्टिकल के बीच की अट्रैक्शन है वो ज्यादा होती है उनके रेंडमाइज होने की टेंडेंसी से, या मैं इसको एक और वर्ड देता हूं, एस्केपिंग टेंडेंसी, एस्केपिंग टेंडेंसी, फैलने की टेंडेंसी, एस्केप होने की, भागने की टेंडेंसी। अट्रैक्शन ज्यादा है किससे, एस्केपिंग टेंडेंसी से, किसमें, सॉलिड में, राइट। अच्छा, अगर लिक्विड की बात की जाए मोटा मोटी, तो अट्रैक्शन और एस्केपिंग टेंडेंसी ऑलमोस्ट सेम होती है, अट्रैक्शन और एस्केपिंग टेंडेंसी ऑलमोस्ट सेम होती है। तो ना तो वो एक जगह रुक पाते हैं क्योंकि वो भागना चाहते हैं, राइट, और ना ही वो भाग पाते हैं क्योंकि उनमें अट्रैक्शन भी है, राइट। तो इस वजह से वो हिलते डुलते रहते हैं, बट इतना ज्यादा फैल नहीं पाते जितना ज्यादा गैस फैल जाती है। और अगर गैस की बात करें तो गैस में एस्केपिंग टेंडेंसी कहीं ज्यादा होती है अट्रैक्शन से। हर कोई चीज भागना चाहती है बट अट्रैक्शन उसे रोके रखती है, तो जब अट्रैक्शन ज्यादा होगी तो वो सब्सटेंस सॉलिड फॉर्म में हमें दिखाई देगा, राइट। ओके, एस्केपिंग टेंडेंसी कम है इसलिए वो भाग नहीं पा रहे, एस्केप नहीं कर पा रहे उसके पार्टिकल्स, उसके मॉलिक्यूल्स, उसके एटम, किसके, सॉलिड के, राइट, या उस सब्सटेंस के। जब ये दोनों ऑलमोस्ट सेम होती है तब वो चीज हमें लिक्विड स्टेट में दिखाई देती है, और जब एस्केपिंग टेंडेंसी बढ़ जाती है तब पार्टिकल्स भागने को तैयार रहता है, राइट, तब वो चीज हमें गैसियस स्टेट में नजर आती है। तो मेनली गैस की एस्केपिंग टेंडेंसी उसके पार्टिकल्स के बीच की अट्रैक्शन से कहीं ज्यादा होती है। ओके बच्चों, तो ये है हमारे पास, जैसे अगर मैं एक और तरीके से अगर मॉलिक्यूल्स, तो अगर हम सॉलिड के अंदर जाकर देखें, उनके मॉलिक्यूल्स को देखें, तो वो कुछ ऐसे रहते हैं, पैक्ड रहते हैं एक दूसरे से टच रहते हैं, अट्रैक्शन है जो उन्हें जोड़े रखती है एक दूसरे से। ये कौन है, ये वो सॉलिड के पार्टिकल हैं जिनसे मिलकर वो बना हुआ है। जो भी आप आसपास सॉलिड देख रहे हो किसी ना किसी एटम, मॉलिक्यूल्स या किसी आयन से मिलकर बना है, तो वो एटम, मॉलिक्यूल या आयन एक दूसरे के साथ टाइटली पैक्ड रहते हैं, एक दूसरे से अटैच रहते हैं स्ट्रांगली। ओके, लिक्विड इतने स्ट्रॉन्ग की उस टेम्परेचर पे, जिस टेम्परेचर पे आप उसे देख रहे हो, इनके बीच की जो अट्रैक्शन है सॉलिड के अंदर के पार्टिकल्स की, ये इतनी है कि जिस टेम्परेचर पे आप इन्हें देख रहे हो वो टेम्परेचर, वो एनर्जी इतनी नहीं है कि इस अट्रैक्शन को तोड़ पाए, राइट। इस वजह से जो आपको दिख रहा है उस टेम्परेचर पे वो सॉलिड फॉर्म में दिख रहा है। लिक्विड में अट्रैक्शन तो होती है बट लिक्विड सॉलिड से कम। गैस की बात करें तो गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच कोई अट्रैक्शन नहीं होती, ये घूमते रहते हैं, राइट, यहां वहां घूमते रहते हैं एकदम, क्या मतलब एक ऐसी बॉल की तरह, जैसे आपने वो एक बॉल आती थी जो बहुत ज्यादा उछलती थी, ज्यादा मोटी नहीं होती थी, तो आप उसको जब फेंकते थे वो यहां वहां टकराती रहती थी। गैस का भी वैसा ही हाल होता है, गैस के मॉलिक्यूल यहां वहां दीवारों से टकराते रहते हैं जिस कंटेनर में उसको रखा गया है, और आपस में भी एक दूसरे से टकराते रहते हैं गैस के मॉलिक्यूल्स, राइट। ओके, सो गैस के जो अंदर का हाल है वो कुछ ऐसा होता है, लिक्विड के मॉलिक्यूल कुछ ऐसे होते हैं, सॉलिड के मॉलिक्यूल्स, एटम्स या आयंस जिनसे भी मिलकर वो बना है वो स्ट्रांगली एक दूसरे से अटैच रहते हैं। ओके बच्चों, तो ये है हमारे पास। ओके, सॉलिड की अगर डेफिनेशन की बात की जाए तो सॉलिड को हम डिफाइन करते हैं विच हैज डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम। डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम। वॉल्यूम का मतलब होता है कोई चीज कितनी जगह घेरती है, कोई सब्सटेंस कितना स्पेस ऑक्यूपाई करता है, वो उसका वॉल्यूम होता है। तो इसके पास एक डेफिनेट शेप है, जैसे ये मार्कर है तो इसकी शेप डेफिनेट है, आप जैसा देख रहे हो ये वैसा ही है, और ये जगह घेरता है, ये भी फिक्स है। अगर मैं इसे बाहर फेंक दूं तो ये बाहर भी उतना ही स्पेस ऑक्यूपाई करेगा जितना ये यहां कर रहा है। ओके, लिक्विड के पास क्या है कि इसका वॉल्यूम तो सेम होता है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, राइट, वॉल्यूम फिक्स है, बट शेप फिक्स नहीं है, शेप फिक्स नहीं है। तो हम इसको डिफाइन करते हैं विच हैज ए
फिक्स वॉल्यूम बट डू नॉट हैव फिक्स शेप। जैसे एक गिलास पानी है, अब वो पानी जब ग्लास में है तो उसकी शेप ग्लास जैसी है, आपने उसे फर्श पे डाल दिया तो फर्श जैसा हो गया। स्पेस वो उतना ही ऑक्यूपाई कर रहा है, जितना ग्लास में वो जगह घेर रहा था उतना ही स्पेस वो फर्श पे ऑक्यूपाई कर रहा है। ऐसा लग सकता है आपको कि फर्श पे तो ज्यादा जगह घेर रहा है, नो, वो उतना ही स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है जितना वो ग्लास में कर रहा था। ग्लास में इसलिए आपको कम लग रहा था स्पेस क्योंकि उस टाइम उसकी हाइट ज्यादा थी, पानी इतना ऊपर था ग्लास में, राइट। जैसे आपने उसे फर्श पे फेंका तो फर्श पे उसकी हाइट बहुत कम हो गई, अब पानी उतना ऊंचा थोड़ी ना दिख रहा है आपको, राइट, बट वो फैल ज्यादा गया। ओके, राइट, वॉल्यूम सेम है, जैसा पहले था वैसा ही रहेगा वॉल्यूम। ओके, तो लिक्विड के साथ ऐसा है। गैस की बात करें तो गैस के पास कुछ भी फिक्स नहीं है, ना इसका वॉल्यूम फिक्स है ना इसका शेप फिक्स है। जैसे इस कमरे में जो गैस है, इस कमरे में जो गैस है उसका वॉल्यूम, उस गैस का वॉल्यूम इस कमरे जितना है, राइट। इस कमरे में जो गैस है वो गैस कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है, तो जितना ये कमरा उतना ही वो गैस वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रही है। इस सारी गैस को मैंने भर के जो मेरा सिलेंडर था गैस का उसमें डाल दी है सारी गैस, तो अब उसका शेप सिलेंडर जैसा हो गया, साथ में उसका वॉल्यूम भी सिलेंडर जितना हो गया। जितना वॉल्यूम सिलेंडर का उतना ही वॉल्यूम उस गैस का, राइट। तो गैस जहां जाती है उसी को अपना बना लेती है, जितनी जगह में वो फैलती है, जहां वो जाती है उस पूरी जगह में वो फैल जाती है। तो उसका वॉल्यूम कितना होगा, जितना वो गैस जहां है उसका वॉल्यूम। उसकी शेप कैसी होगी, जो उस जगह की शेप, जो उस कंटेनर की शेप, जिस कंटेनर में गैस है वही उस गैस की शेप भी होगी। ओके बच्चों, तो ये है, आप इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं। सॉलिड हैज डेफिनेट शेप, डेफिनेट वॉल्यूम, शेप इज नॉट फिक्स, शेप इज नॉट डेफिनेट बट वॉल्यूम इज फिक्स। ओके, नाइदर हैव डेफिनेट शेप नॉर हैव डेफिनेट वॉल्यूम ऑफ ए गैस। देखिए, मास ऑफ गैस या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस कैसे निकालते हैं। जनरली न्यूमेरिकल्स में वो आपको क्या देगा, एक कंटेनर कहेगा कि आपके पास एक कंटेनर है जिसका वेट है W1 ग्राम, राइट, या X ग्राम मान लेते हैं, राइट। एक कंटेनर है जिसका वेट है, जनरली न्यूमेरिकल्स में आप ऐसी प्रॉब्लम देखोगे, एक कंटेनर है जिसका मास है X ग्राम, राइट। ओके, हमने क्या किया, इसमें एक गैस भर दी एक। ओके, अब इस कंटेनर का मास हो गया Y ग्राम, राइट। ओके, X ग्राम पहले कंटेनर का मास था, अब उसमें जब गैस आ गई तो उसका कंटेनर का मास हो गया Y ग्राम। तो गैस का मास बताइए, गैस कितना होगा। बहुत आसान सा सवाल मैंने पूछा है आपसे, तो बड़े इजीली आप कह सकते हो कि Y ग्राम माइनस X ग्राम कह सकते हैं, या इसको ऐसे लिख दो, Y माइनस X ग्राम। ये किसका मास है, ये गैस का मास है। जैसे मान लो ये पहले 5 ग्राम था, राइट, फिर इसमें गैस भर दी तो ये बन गया 7 ग्राम। तो गैस कितने ग्राम आ गई इसमें, 2 ग्राम। बड़ी आसानी से आपने निकाला 7 माइनस 5 करके। ओके, तो इस तरीके से न्यूमेरिकल जो आएंगे उसमें ऐसी प्रॉब्लम की बनोगी आपको। ओके, तो इस तरीके से हम गैस का मास निकाल लेते हैं। फिर आती है नंबर ऑफ मोल्स की बात। तो नंबर ऑफ मोल्स के लिए आप क्या करते हो, अगर आपको गैस का मास पता लग गया तो गैस के मोल कैसे निकालोगे, मास जो आपके पास है वो अपोन उस गैस का मोलिकुलर मास। तो इस तरीके से बड़ी आसानी से आप गैस के मोल्स निकाल सकते हैं, राइट, या उसका मास निकाला जा सकता है। नेक्स्ट है बच्चों वॉल्यूम ऑफ ए गैस। वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट करते हैं गैस की, ये देखिए, या उसकी यूनिट क्या होती है, किस तरीके से वॉल्यूम को मेजर किया जाता है। जैसा कि आपको पता है कि किसी भी गैस का वॉल्यूम उतना होता है जितना उस कंटेनर का वॉल्यूम जिसमें वो गैस है। ओके, जनरली वॉल्यूम को हम लीटर में कैलकुलेट करेंगे, राइट। 1 लीटर की अगर मैं बात करूं तो 1 लीटर 1000 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है, राइट। जब आप कहते हो ना कि आपने 1 लीटर दूध लिया आज, राइट, तो 1 लीटर दूध का मतलब है आपने इतना दूध लिया जो इतना स्पेस ऑक्यूपाई कर सकता था। 1000 सेंटीमीटर क्यूब ये स्पेस ऑक्यूपाई कर सकता था, तो 1 लीटर 1000 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर है। देखो अब इसे किसी और यूनिट में बदलते हैं, 1000 10⁻³ लिख सकते हैं। सेंटी की अगर मैं बात करूं, सेंटी का मतलब होता है 10⁻⁻²,
राइट। ओके, डेसी का मतलब 10⁻⁻1, सेंटी का मतलब 10⁻⁻2, मिली का मतलब 10⁻3। ओके, यूनिट के आगे लगते हैं जिन्हें हम प्रीफिक्स कहते हैं, या आगे लगकर उसकी वैल्यू बदल देते हैं। जैसे यहां पे इसने वैल्यू बदल दी इस पूरे की। अब देखते हैं सेंटी की जब हम वैल्यू रख देंगे तो जो आंसर आएगा वो सिर्फ मीटर क्यूब में आएगा। तो 1 लीटर में कितने मीटर क्यूब होते हैं ये देखेंगे। अच्छा, ये जो क्यूब आप देख रहे हो, जो पावर 3 देख रहे हो सेंटीमीटर क्यूब, ये 3 पावर सेंटी के ऊपर भी और मीटर के ऊपर भी। सेंटी का मतलब तो हो गया 10⁻², यानी इसका क्यूब, इसका पावर 3, मीटर क्यूब ये हमने अलग लिख दिया। ओके राइट, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 10⁻3, पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, तो -2 की पावर फिर पूरे पे 3, तो -2 भी पावर 3 भी पावर, ये दोनों मल्टीप्लाई होकर हो जाएगी -6 मीटर क्यूब, को मीटर क्यूब ही रहने दिया। ओके, अब बेस इक्वल हो तो पावर ऐड हो जाती है। अब इनकी पावर ऐड करेंगे, -6 + 3, -3 रह जाएगा, तो 10⁻³ मीटर क्यूब। 1 लीटर में इतने मीटर क्यूब होते हैं। अच्छा देखो, ये हमारे पास एक रिजल्ट आ गया, ये हमारे पास एक रिजल्ट है। ओके, अब इससे एक और रिजल्ट निकालते हैं। इसको ऐसे लिख सकते हैं, 10⁻⁻1 का क्यूब मीटर क्यूब, ऐसा लिख सकते हैं ना भाई, पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई हो जाती है तो मल्टीप्लाई होकर यही आएगा। ओके, 10⁻⁻1 को क्या कहते हैं, 10⁻⁻1 को डेसी कहा जाता है। जैसे 10⁻⁻2 को सेंटी कहते हैं, वैसे ही तो ये बन गया डेसी का क्यूब मीटर का क्यूब, तो यहां लिख देंगे। अब ये दोनों पे है, यानी 1 लीटर 1 डेसीमीटर क्यूब के बराबर भी होता है। ओके, तो वॉल्यूम निकालने के अलग अलग तरीके हैं। एसआई की बात करें तो मीटर क्यूब में हम बताएंगे। तो 1 लीटर कितने मीटर क्यूब के बराबर होता है, 10⁻³ मीटर क्यूब के बराबर। 1 लीटर में कितने सेंटीमीटर क्यूब होते हैं, 1000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं। 1 लीटर में कितने डेसीमीटर क्यूब होते हैं जी, 1 डेसीमीटर क्यूब, यानी मैं लीटर को डेसीमीटर क्यूब भी कह सकता हूं। कितना दूध लिया, 1 डेसीमीटर क्यूब दूध लिया, राइट। ओके, ऐसा भी कह सकते हैं अगर आपने 1 लीटर दूध लिया है तो ये है बात बच्चों वॉल्यूम की। अब आते हैं प्रेशर पे, राइट। देखते हैं प्रेशर कैसे कैलकुलेट करते हैं। अच्छा, एक और बात इंटरेस्टिंग सी, जैसे आपके पास ये कोई कंटेनर है, ये कोई कंटेनर है ऐसा, राइट, और यहां पे कोई गैस है इसके अंदर गैस है, मान लो ऑक्सीजन गैस इसके अंदर है, यहां लिख देते हैं O2 है इसके अंदर, राइट। O2 है प्लस H2 है प्लस CO2 है, और इस कंटेनर का वॉल्यूम है V मीटर क्यूब, राइट। V है, मान लो V लीटर कह देते हैं, V लीटर। तो O2 का वॉल्यूम कितना होगा, V/3। H2 का वॉल्यूम कितना होगा, V/3। CO2 का V/3। ये गलत जवाब है। सही जवाब है O2 का वॉल्यूम है V लीटर, H2 का वॉल्यूम है V लीटर, CO2 का वॉल्यूम है V लीटर। गैस जहां रहती है, चाहे बेशक वहां दूसरी गैस है, पर वो कहेगी इस पूरे जगह मेरी है। यानी यहां अगर इस कंटेनर की बात करें तो 3 गैस मिलकर इस पूरे वॉल्यूम का दावा कर रही है। O2 भी कहती है ये पूरी जगह मेरी है, H2 भी और CO2 भी। ओके, तो याद रखना, अगर यहां 3 गैस है तो तीनों का वॉल्यूम V लीटर ही माना जाएगा। ऐसा नहीं कह सकते सर ऐसे तो V लीटर प्लस V लीटर प्लस V लीटर 3 V लीटर हो गए, ऐसा नहीं है, राइट। ऐसा सोचने में आपको लग सकता है, बट गैस हर जगह है, इसमें हर जगह हर गैस है। मतलब अगर आपने अपना नाक यहां ले जाके सांस लिया, ऐसे हवा खींची, तो तीनों गैस आपके नाक के अंदर जाएगी। ओके, तो ये हम कह सकते हैं हर जगह हर गैस है, तो हर एक गैस का वॉल्यूम V लीटर ही है। अच्छा, अगर मान लो इसका पूरे का V लीटर वॉल्यूम है और यहां हमने रख दिए कुछ बॉक्स रख दिए या पत्थर रख दिए, राइट, पत्थर रख दिए। अब गैस का वॉल्यूम कितना हो गया, अब V लीटर नहीं है, क्योंकि ये जो सॉलिड जहां आया है वहां गैस को आने ही नहीं देगा। अब तीनों गैस का वॉल्यूम V लीटर से कम है। कितना कम, जितना इन पत्थरों ने, इन बॉक्सेस ने ऑक्यूपाई कर लिया, उतना कम है वॉल्यूम, राइट। मान लो ये आपने X लीटर में ये पत्थर रख दिए, तो अब गैस का वॉल्यूम हो गया V-X लीटर। ओके, CO2 का वॉल्यूम भी V-X, H2 का भी, O2 का भी। नेक्स्ट चलते हैं बच्चों प्रेशर के पास। बच्चों देखिए, प्रेशर ऑफ द गैस
गैस का जो प्रेशर है वो क्या होता है एक्चुअली, जैसे ये आपके पास कोई कंटेनर है और इसके अंदर गैस है, तो गैस के मॉलिक्यूल, जैसा मैंने कहा था ना वो बॉल जो आती है, जो एक बार आप फर्श पे मारते हैं तो उछलती कूदती रहती है, राइट, वैसे ही गैस के मॉलिक्यूल रहते हैं। तो गैस के मॉलिक्यूल हर डायरेक्शन में घूमते रहते हैं, मतलब यहां से आएंगे, किसी ने टकराया तो उस साइड चले जाएंगे, नीचे से किसी ने फेंक के मारा तो ऊपर चले जाएंगे, तो घूमते रहते हैं हर डायरेक्शन में। ओके, जब ये गैस के मॉलिक्यूल किसी कंटेनर से टकराते हैं तो वहां फोर्स लगाते हैं, तो यहां फोर्स लगा रहे हैं मान लो गैस के मॉलिक्यूल, राइट, तो जो ये फोर्स लगा रहे हैं, राइट, फोर्स को अगर मैं ये कितने एरिया में जो ये फोर्स लगा रहे हैं वो फोर्स कितने एरिया में लगा रहे हैं, अगर मैं इसे डिवाइड कर दूं देन इट इज कॉल्ड प्रेशर। ओके, सही मायने में तो प्रेशर किसी गैस के द्वारा लगाया गया फोर्स ही है, राइट, बट जब इस फोर्स को हम पर यूनिट एरिया में कैलकुलेट करते हैं, भाई 1 मीटर स्क्वायर में कितना फोर्स लग रहा है, देन दैट फोर्स इज नोन एज प्रेशर, राइट। सो प्रेशर इज नथिंग बट फोर्स पर यूनिट एरिया, ये है। ओके, अब इस प्रेशर को कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है वो तरीका देखिए। ये प्रेशर किसके, एक और फॉर्मूला हम बनाएंगे जिसके ये इक्वल होगा ये प्रेशर, वो भी समझिए। जैसे बच्चों सपोज आपके पास एक यहां पे एक बॉक्स है और इसके अंदर कोई गैस है, राइट, कोई गैस है और ये आपने यहां मरकरी भर दिया। ये क्वेश्चन भी आता है कि प्रेशर को कैलकुलेट करने के लिए मरकरी का यूज क्यों करते हैं, तो वो भी देखेंगे हम। मान लो इसमें आपने मरकरी भर दिया, Hg, मरकरी एक ऐसी मेटल जो लिक्विड स्टेट में होती है एट रूम टेम्परेचर। ओके, यहां पे वो गैस है, यहां पे वो गैस है, यानी उस गैस के मॉलिक्यूल्स हैं। अगर हम केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो गैस के मॉलिक्यूल जब यहां फोर्स एक्सर्ट करेंगे, राइट, फोर्स एक्सर्ट करेंगे तो ये मरकरी का ये वाला हिस्सा, इस कॉलम का ये वाला हिस्सा नीचे जाएगा और ये ऊपर जाने लगेगा, राइट, तो ये धीरे धीरे ऊपर बढ़ने लगा तो ये नीचे जाने लगा। ओके, तो जो ये हाइट जो आप देख रहे हो, जो ये ऊपर गया है, मान लो h सेंटीमीटर क्यूब ये ऊपर चला गया, तो जो ये h सेंटीमीटर क्यूब ऊपर गया है ये कुछ और नहीं बल्कि प्रेशर है, राइट। इस h सेंटीमीटर क्यूब को मैं प्रेशर भी कह सकता हूं कि ये कुछ और नहीं बल्कि प्रेशर है, राइट, जो गैस ने लगाया जिसकी वजह से मरकरी ऊपर चला गया। ओके, ओके, आगे देखिए बच्चों, तो यहां से हम एक प्यारा सा फॉर्मूला ड्रा करेंगे, राइट, प्यारा सा फॉर्मूला ड्राइव करेंगे, राइट। देखिए वो कैसे, ये h सेंटीमीटर ऊपर चला गया और जो ये ट्यूब है, ये ट्यूब गोल ऐसी, राइट, जो ये ट्यूब है इसका जो एरिया है, ये वाला एरिया, राइट, ये एक सर्कल दिख रहा है ना आपको ऊपर से अगर आप देखोगे तो जो ये सर्कल है, राइट, या ये जो ट्यूब है इसका जो एरिया है मान लेते हैं वो a सेंटीमीटर स्क्वायर है, सॉरी a सेंटीमीटर स्क्वायर है। ओके, ये h हाइट ऊपर चला गया और इसका एरिया कितना था, a सेंटीमीटर स्क्वायर, किसका, इस ट्यूब का जिसमें ये मरकरी ऊपर गया है उसका। ओके, तो आगे बढ़ते हैं और समझते हैं इसे। ओके, हाइट कितनी है मरकरी की, कितना कवर किया, हाइट h, हाइट क्यों कवर किया, क्योंकि किसी गैस ने प्रेशर लगाया। ओके, जो प्रेशर लगाया उसकी वजह से h हाइट मरकरी ऊपर चढ़ गया। ओके, राइट, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द ट्यूब, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज a सेंटीमीटर स्क्वायर और इसको h सेंटीमीटर लिख सकते हैं। ओके, तो जो ये मरकरी ऊपर गया है इसका वॉल्यूम कितना होगा, इसका वॉल्यूम हम एक फॉर्मूला ड्राइव करेंगे बच्चों, बड़ा अच्छा फॉर्मूला है वो देखिए। अगर मैं इसका वॉल्यूम पूछूं, भाई ये कितना, जो मरकरी ऊपर गया है इसकी हाइट h है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो ये एरिया है ये a सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसका वॉल्यूम कितना होगा, किसका वॉल्यूम, मरकरी का जो ऊपर गया है उसका वॉल्यूम होगा हाइट इंटू एरिया या एरिया इंटू हाइट। एरिया इंटू हाइट इज नथिंग बट वॉल्यूम, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट वॉल्यूम होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ को हम एरिया भी कह सकते हैं। ओके, तो a इंटू एच और यूनिट आ गई सेंटीमीटर क्यूब। ये h सेंटीमीटर हाइट थी, a सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन था, तो वहां से जो वॉल्यूम आया वो आया a इंटू एच सेंटीमीटर क्यूब। ओके बच्चों, और मान लेते हैं जो यहां लिक्विड भरा हुआ था मतलब मरकरी, राइट, जहां पे हमने मरकरी लिया है
ओके, तो मान लेते हैं जो मरकरी की डेंसिटी है, मरकरी की डेंसिटी है, डेंसिटी ऑफ मरकरी, डेंसिटी ऑफ मरकरी मान लेते हैं रो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। जो यहां मरकरी है उसकी जो डेंसिटी है वो रो ग्राम पर सेंटीमीटर, रो, इसको रो कहते हैं। ये जहां से अल्फा बीटा गामा ये जो सिंबल आए लैटिन ग्रीक वही का है ये। ओके, रो भी मान लेते हैं डेंसिटी रो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, किसकी, मरकरी की, या उस लिक्विड की जो ऊपर गया उसकी। ठीक है, तो यहां से अगर मैं देखना बच्चों समझना, अगर यहां से मैं मास निकालूं, किसका मास, मास ऑफ मरकरी, राइट, जो ऊपर चला गया, भाई जो ये इतना गया है मरकरी ऊपर चला गया गैस की वजह से, राइट, इसका मास कितना है, इसका मास कितना है, ये अगर मैं निकालूं तो मास के लिए क्या फॉर्मूला है, अगर मुझे डेंसिटी गिवन है तो जैसा कि आपको बताया डेंसिटी क्या होती है, मास ओवर वॉल्यूम, राइट, भाई डेंसिटी क्या होती है, मास ओवर वॉल्यूम, राइट, और अगर मैं मास निकालूंगा तो मास किसके इक्वल आएगा, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, राइट। तो यानी जो भी इसकी डेंसिटी है इस लिक्विड की, अगर मैं इसको यानी रो ही मानी है मैंने डेंसिटी, इसको मैं वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दूं तो A इंटू एच, ये वॉल्यूम हो गया, तो ये मुझे क्या दे देगा, ये मुझे इतने ग्राम मास पता लग जाएगा। यानी इस मरकरी का मास इतना है। पर ध्यान से देखो बच्चों, ये इसका मास है, वेट नहीं। वेट और मास में क्या फर्क होता है, वेट में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, धरती जो खींच रही है, धरती जो फोर्स लगा रही है, धरती मां, राइट, पृथ्वी जो फोर्स लगा रही है, अर्थ जो फोर्स लगा रही है उसे नीचे लाने के लिए, वो फोर्स भी शामिल है। अगर हम वो शामिल कर देते हैं तो वो वेट बन जाता है। ओके, तो इस मरकरी का मास ये है। अगर वेट की बात करें तो ध्यान से समझना बच्चों, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन आएगी, वेट ऑफ मरकरी, रो इंटू ए इंटू एच, ये क्या है, मास, और इसको मैं जी से मल्टीप्लाई कर दूं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो ये जो मेरा आएगा वो वेट आएगा। ओके, देखो इतना वेट मरकरी का ऊपर चला गया क्योंकि गैस ने फोर्स लगाया, राइट। अगर मैं आपसे पूछूं गैस ने कितना फोर्स लगाया, तो आप ये भी तो कह सकते हो कि गैस ने उतना फोर्स लगाया जितना मरकरी का वेट ऊपर गया। अगर ये ज्यादा वेट ऊपर ले जाता, ज्यादा वेट ऊपर चला जाता, इसका मतलब ये था कि गैस का प्रेशर भी ज्यादा है या गैस का फोर्स भी ज्यादा है। वो फोर्स जो इस कंटेनर पे लग रहा है, जो इसके आसपास ये गैस लगा रही है, राइट। तो जो ये जो हमारा वेट आया है, दिस वेट इज नथिंग बट द फोर्स विच इज एक्सर्टेड बाय द गैस। ओके, राइट। तो जो ये वेट आया है, इतना वेट जो मरकरी का ऊपर चला गया, ये कुछ और नहीं बल्कि वो फोर्स है जो गैस ने लगाया। ओके, तो यहां से अगर मैं प्रेशर के फॉर्मूले की बात करूं, जैसा कि हमने प्रेशर को डिफाइन किया था कि प्रेशर इज नथिंग बट फोर्स अपॉन एरिया, राइट, फोर्स अपॉन एरिया, तो मैं ये कह सकता हूं कि फोर्स तो इतना है, रो इंटू ए इंटू एच इंटू जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अपॉन ए इतना है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो उतना ही है, ए ही है, तो ए से ए कैंसिल होकर प्रेशर रो इंटू एच इंटू जी भी हो सकता है। मतलब हम इंसान किसी गैस के प्रेशर को ऐसे भी निकाल सकते हैं। कैसे, ये किसी गैस के द्वारा लगाया गया प्रेशर कुछ और नहीं बल्कि प्रोडक्ट है, बल्कि मल्टीप्लीकेशन है किसकी, वो सब्सटेंस जो एच हाइट ऊपर चला गया, जिसकी डेंसिटी इतनी थी और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इतनी थी। अब एक बात सोचो, ये हाइट कितनी होगी अगर हम यही प्रेशर, इसी गैस का प्रेशर चांद पे निकाले तो, मून पे निकाले तो, क्या हाइट इतनी रहेगी? नो, क्योंकि वहां पे जी प्रेशर उतना ही है गैस का, बट जी वहां कम है, ग्रेविटी कम है, वहां ग्रेविटी कम है तो हाइट ज्यादा हो जाएगी। भाई ग्रेविटी कम है, ये जो प्रेशर लगा रही है गैस, अगर वहां कोई उसे कम खींच रहा है तो ये और ज्यादा ऊपर चला जाएगा, राइट। इस मरकरी की हाइट या इस लिक्विड की हाइट इससे ज्यादा होती अगर यही प्रेशर हम चांद पे कैलकुलेट करते तो। एक और चीज देखो, अगर हम मरकरी की बजाय मरकरी जिसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है वाटर के मुकाबले जिसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है, 81 टाइम्स आई थिंक, 81 टाइम्स या 18 टाइम्स आई थिंक 18 टाइम्स, 18 गुना ज्यादा होती है मरकरी की डेंसिटी किससे, पानी से।
तो अगर हम यहां पानी भर देते तो उसका रिजल्ट ये निकलता कि जो ये कॉलम है ये छोटा पड़ जाता, क्योंकि डेंसिटी कम होने की वजह से हाइट ज्यादा होगी। डेंसिटी अगर कम है, हमने एक ऐसा लिक्विड भर दिया जिसकी डेंसिटी कम है, तो जब गैस प्रेशर लगाएगी तो वो ज्यादा हाइट कवर करेगा, राइट। इन दैट केस ये कॉलम छोटा पड़ जाएगा। ओके, तो ये भी एक रीजन है, हाई डेंसिटी है मरकरी की, जिसकी वजह से हम मरकरी को चूज करते हैं। ओके, उसकी वजह से ये जो कॉलम है ये कन्वीनियंटली दिख जाता है हमें, या कॉलम बहुत बड़ा नहीं करना पड़ता। ओके, दूसरा रीजन मरकरी के लेने का ये है कि मरकरी नॉन स्टिकी होता है, चिपकता नहीं है। हमने कोई ऐसी चीज ले ली जो चिपक गई यहां, अब क्या हुआ, गैस का प्रेशर कम हुआ, राइट, या हमने दूसरी गैस डाल दी जिसका प्रेशर कम है, अब वो ऊपर गया था क्योंकि पहले हाई प्रेशर था, वहीं चिपक गया। अब हमें ऐसा लग रहा है यार इसका भी प्रेशर उतना ही है, बट द फैक्ट इज दैट इसका प्रेशर कम है, पर वो चिपक कर वहीं बैठ गया, नीचे नहीं आया। तो मरकरी नॉन स्टिकी होता है, चिपकता नहीं है चीजों के, इस कॉलम की वॉल से चिपकेगा नहीं मरकरी। तो ये भी एक वजह है कि हम मरकरी को लेते हैं, राइट। तीसरी वजह यह है मरकरी को लेने की कि मरकरी के जो वेपर्स होते हैं, जो उसका जो उसके वेपर प्रेशर है वो बहुत लो होता है, मतलब मरकरी के खुद का कोई प्रेशर ही नहीं है। बहुत बार हम पानी अगर हम ले लेते हैं सपोज, तो पानी खुद ही वेपराइज हो जाएगा, तो वहां पे जो प्रेशर ऑब्जर्व होगा वो हमें इस गैस का भी होगा, साथ में उस वाटर के मॉलिक्यूल जो वेपर में बदल गए वो भी हमें प्रेशर इसी में काउंट करना पड़ेगा। बट मरकरी का वेपर प्रेशर बहुत लो होता है, वो वेपराइज नहीं होता। तो ये भी एक फायदा है मरकरी को लेने का, नॉन स्टिकी होता है, वेपर प्रेशर बहुत लो है, राइट, हाई डेंसिटी है तो ज्यादा ऊपर नहीं जा पाता। ओके, तो ये फॉर्मूला याद रखिए आप, प्रेशर इज इक्वल टू रो इंटू एच इंटू जी। कोई लिक्विड अगर एच हाइट कवर कर रहा है और उसके डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दिया जाए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो वो भी हमें प्रेशर के ही इक्विवेलेंट माना जाएगा। कभी कभी ना हम इस हाइट को ही प्रेशर कह देते हैं, जैसे हम कहते हैं 1 एटमोस्फियर इज नथिंग बट 760 mm, यानी 1 एटमोस्फियर कुछ और नहीं बल्कि इतना है कि मरकरी 760 mm ऊपर चढ़ जाता है, राइट। 180 हम इसी हाइट को ही प्रेशर का नाम दे देते हैं। तो ये भी एक तरीका है प्रेशर को, इसे आप नोट डाउन कीजिए बच्चों, ये इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, प्रेशर इज इक्वल टू रो इंटू एच इंटू जी। ओके, आगे चलते हैं। देखिए प्रेशर की यूनिट कौन कौन सी है। सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट है एटीएम। वैसे अगर एसआई में बात की जाए, एसआई में तो प्रेशर फोर्स अपॉन एरिया होता है। फोर्स की यूनिट है न्यूटन, एरिया की यूनिट है मीटर स्क्वायर, तो ये बन जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को पास्कल भी कहा जाता है, साइंटिस्ट के नाम पे है ये यूनिट, पास्कल भी कहते हैं। तो पास्कल प्रेशर की एसआई यूनिट है। ओके, चलिए 1 एटीएम की बात करें, 1 एटमोस्फियर में कितने पास्कल होते हैं, तो ये आंसर है 101325 पास्कल, या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी कह सकते हैं। ओके, 1 एटीएम को हम 760 mm ऑफ Hg ये भी कह सकते हैं, मतलब 1 एटीएम इतना प्रेशर है कि मरकरी अगर हमने लिया है तो इस प्रेशर की वजह से कोई गैस अगर इतना प्रेशर लगा रही है तो मरकरी को 760 mm तक ऊपर ले जा सकती है। ओके, चलिए अगर mm को, मिलीमीटर को हमें सेंटीमीटर में बदलना हो, यानी मिलीमीटर से सेंटीमीटर, अब मिली छोटा होता है सेंटी बड़ा होता है, तो ये वैल्यू कम हो जाएगी, 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg भी कह सकते हैं इसको, ठीक है। चलिए इस mm ऑफ Hg को कभी कभी टोर भी कह देते हैं, टोर, TOOR, टोर। टोरिसिल एक साइंटिस्ट था, उसके नाम पे ये यूनिट है, 760 टोर, 760 mm ऑफ Hg, 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg, ये 1 एटीएम के बराबर है। 1 एटीएम में कितने पास्कल होते हैं, एक पास्कल में कितना एटीएम, 1 पास्कल कितने एटीएम के बराबर होगा, तो इसको इस साइड ले आओ, तो ये तो रह जाएगा 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 अपॉन 101325 एटमोस्फियर। एक यूनिट होती है बार, राइट, बार भी एक प्रेशर की यूनिट है। ओके बच्चों, चलिए 1 एटीएम एंड 1 बार ऑलमोस्ट सेम ही है, ओके, ज्यादा फर्क नहीं है। चलिए तो ये है हमारे पास प्रेशर। ओके,
अगर 1 एटीएम की बात करें तो 1 एटीएम में कितने बार होते हैं? 1.01325 बार, ऑलमोस्ट सेम ही हो गया ना। 1 एटीएम 1 पॉइंट समथिंग, ओके। अगर 1 बार की बात करें, 1 बार में कितने एटीएम होते हैं, तो इसको नीचे ले आओगे, राइट। तो ये लगभग 987, 0.987, तो 1 बार इक्वल टू 0.987 एटीएम, ये भी कह सकते हैं आप, राइट बच्चों। तो ये है प्रेशर। प्रेशर के बाद आते हैं टेम्परेचर पे। वैसे तो ये आप नोट करना है आपको, ये सारी यूनिट्स काम आएंगी आपके। सबसे इंपोर्टेंट यूनिट है एटीएम। एटीएम सबसे ज्यादा यूज करोगे आप, एटमॉस्फेरिक यूनिट, ओके। चलिए, इसके बाद है बच्चों टेम्परेचर। टेम्परेचर, किसी गैस का टेम्परेचर ना उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ाने पर चेंज हो सकता है। गैस के मॉलिक्यूल अगर ज्यादा एक दूसरे से टकरा दें तो फ्रिक्शन की वजह से भी टेम्परेचर बदल जाता है गैस का। क्या है ये हम आगे देखेंगे, ओके। बट फिलहाल अगर टेम्परेचर की बात करें तो गैस का टेम्परेचर मेनली हम केल्विन एंड सेल्सियस में कैलकुलेट करते हैं, राइट। एक और है फारेनहाइट, इसका भी आप यूज कर सकते हैं, वैसे करेंगे नहीं। सबसे ज्यादा यूज होगा केल्विन का, फिर सेल्सियस का, ओके। बहुत रेयरली ही आप फारेनहाइट को देखोगे, ओके। सेल्सियस और केल्विन में रिलेशन की बात की जाए तो जैसा कि आपको पता है, सेल्सियस में अगर 273 ऐड कर दिया जाए तो केल्विन बन जाता है, ओके। फारेनहाइट और सेल्सियस में रिलेशन की बात की जाए तो 9/5C + 32 इज इक्वल टू फारेनहाइट, राइट। अगर 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, उसको फारेनहाइट में बदलो तो C की जगह 5 रख दीजिए, 5 से 5 कैंसिल, 32 + 9 41 डिग्री सेल्सियस, सॉरी 5 डिग्री सेल्सियस इज नथिंग बट 41 फारेनहाइट, ओके। तो आप इस तरीके से टेम्परेचर चेंज कर सकते हैं, बट इसका बहुत कम यूज होगा। सबसे ज्यादा आपको केल्विन और सेल्सियस का ही यूज देखने को मिलेगा यहाँ। तो ये था हल्का सा इंट्रोडक्शन हमारी गैस का। नेक्स्ट टाइम हम इनके लॉज की बात करेंगे, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रोस लॉ, ओके। फिर उसके बाद आएगा डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। तो ये सारी चीजें हम आगे डिस्कस करते जाएंगे और इनके न्यूमेरिकल्स आपको करने हैं। इस यूनिट में आपको दोबारा से न्यूमेरिकल्स के दर्शन होंगे। थैंक यू वेरी मच बच्चों।